वेलकम टू हेल्थ सीरियो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये तीन अल्फाज का मरकब है। आइसो के मैनी सेम यानी कि यकसा के हैं, टॉनिक के मैनी टेंशन यानी कि खिंचाव के हैं, और सॉल्यूशन के मैनी महलूल के हैं। बाकी की डिटेल हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे और मज़ीद आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इस लेक्चर का टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो इस स्लाइड में हम सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। व्हाट इज सॉल्यूशन? महलूल क्या है? इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स, solutions are liquid preparations that contain one or more chemical substances dissolved in a suitable solvent or mixture of mutually miscible solvents। अद्वियात की ज़बान में सॉल्यूशन से मुराद ऐसी माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों की तैयारी है जिनको बनाने के लिए हम एक या फिर एक से ज़ायद केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स को हम एक ऐसी चीज़ के अंदर डालते हैं जो कि दूसरों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता हो। जब हम केमिकल और इस सॉल्वेंट को एक दूसरे के साथ यकसा तौर पर हल कर पाते हैं तो इसी का नाम सॉल्यूशन है। मज़ीद सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। Solutions are homogeneous liquid preparations that contain one or more chemical substances that is called solute, dissolved in a suitable solvent or mixture of mutually miscible solvents। सॉल्यूशंस असल में माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों की यकसा तौर पर तैयारी है जिनको बनाने के लिए हम एक या फिर एक से ज़ायद केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और इन केमिकल्स को हम सोल्यूट का नाम देते हैं। इन केमिकल्स को हम एक ऐसी चीज़ के अंदर हल करते हैं जो कि दूसरों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता हो और इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। बात बिल्कुल सादा सी है। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को यकसा तौर पर हल करके एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं इसी का नाम सॉल्यूशन है। अब हम सॉल्यूशन को एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे तस्वीर में आपको दाएं इतराफ में नमक नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको एक गिलास पानी का नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको जो नमक दिखाया गया है ये सोल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। जब हम इस नमक को पानी के अंदर हल करेंगे और यो दोनों एक दूसरे के साथ यकसा तौर पर हल हो जाएंगे तो इसी का नाम सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सोल्यूट। ये दोनों क्या होते हैं, इन सब की डिटेल जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच अनदर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल salt, is dissolved to form a solution is called solvent। सॉल्वेंट असल में सॉल्यूशन का माया हालत में पाया जाने वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर आकर दूसरी चीज़ें हल पजीर होती हैं और जब ये दूसरी चीज़ें इसके अंदर आकर हल हो जाती हैं तो फिर ये सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं कि सोल्यूट क्या होता है। A substance that is dissolved in another substance, for example solvent, to form a solution is called solute। सोल्यूट असल में एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि दूसरों के अंदर जाकर हल होती है और जब ये दूसरों के अंदर जाकर हल होती है और फिर ये उसका हिस्सा बन जाती है और यूँ हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हम सोल्यूट की एक और तारीफ जानने की कोशिश करते हैं।
A solute is a substance that creates a solution when dissolved by a solvent. सोल्यूट असल में सॉल्यूशन को बनाने वाला एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि सॉल्वेंट के अंदर जब हल होती है तो फिर ही हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल, salt is solid before getting dissolved in water and after dissolution it changes from solid to the liquid. सोल्यूट जो होता है ये अपनी हालत को तब्दील करता है। कैसे तब्दील करता है? जब हम सॉल्यूशन को बना रहे होते हैं तो हम तमाम चीज़ों को पहले अपनी जगह पे रखते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी और नमक है और हम इन दोनों का ही सॉल्यूशन बनाने लगे हैं। तो नमक क्या है हमारे पास? वो एक सोल्यूट है और ये ठोस हालत में पाया जाता है, और पानी हमारे पास माया हालत में पाया जाता है और इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जब हम नमक को पानी के अंदर हल करते हैं तो यूँ हमारा नमक ठोस से माया में तब्दील हो जाता है और इस तरह से सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा और ट्रिक बता दूँ कि सॉल्वेंट हमेशा तादाद में, क्वांटिटी में ज़्यादा होती हैं, जबकि सोल्यूट की क्वांटिटी इंतहाई कम होती है। बात बिल्कुल सादा सी है। जैसा कि पानी का गिलास ये ज़्यादा होता है, हम इसके अंदर 1 या 2 चम्मच ही नमक या चीनी के डालकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन को एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? ये सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बनता है। आपके सामने एक गिलास पानी का भरा हुआ है। इस गिलास वाले पानी को हम सॉल्वेंट का नाम देते हैं, यानी कि पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच चीनी या फिर 1 चम्मच नमक का डालते हैं। ये नमक सोल्यूट है। आप बिल्कुल वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि नमक की क्वांटिटी इंतहाई कम है और पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। और यूँ जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के साथ यकसा तौर पर हल पजीर होते हैं तो इसी का नाम सॉल्यूशन है। व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ये 3 अल्फाज का मरकब है। आइसो के मैनी सेम यानी कि यकसा के हैं, टॉनिक के मैनी टेंशन यानी कि खिंचाव के हैं, और सॉल्यूशन के मैनी महलूल के हैं। सॉल्यूशन पर तो हम पहले ही बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है। इसका दूसरा नाम आइसोटोनिसिटी है, यानी कि आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसी को आप आइसोटोनिसिटी भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। इन मेडिकल साइंसेज, isotonic solution is a solution that has the same salt concentration as to the normal cells of the body and the blood. मेडिकल साइंसेज में आइसोटोनिक सॉल्यूशन असल में एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर नमक की तादाद बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि इंसानी खुलिये के अंदर हो और इंसानी खून के अंदर पाई जाती हो। यानी कि बात बिल्कुल सादा सी है। इंसानी खून के अंदर नमक की जो तादाद है और इसी तरह इंसानी खुलिये के अंदर जो नमक की तादाद है, वैसा ही एक सॉल्यूशन इंसानी जिस्म से बाहर तैयार करना, यही आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इन द जनरल सेंसेस, two solutions are isotonic when they contain the same amount of solutes or dissolved substances. आम तौर पर अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये असल में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नमक की तादाद बिल्कुल वैसी है जैसे कि इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले नमक की तादाद है। यानी कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाला जो माया है उसके नमक की तादाद और बाहर जो सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है उसके नमक की तादाद एक जैसी है तो इसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर आम तौर पर बात की जाए तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर नमक की तादाद यानी कि सोल्यूट की जो तादाद है वो बिल्कुल एक जैसी है और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से हल पजीर हैं, तो इसी को आप
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। Isotonic solution can be defined as if two solutions on comparison have the same osmotic pressure and ionic concentration are termed as isotonic solution. Isotonic solution की तारीफ कुछ इस तरह से भी है। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन हो और आप एक दूसरे के मुतबादल उनको रख दें, लेकिन उनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर और आयंस की तादाद यकसा हो, एक जैसी हो, तो इसी को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम मज़ीद आइसोटोनिक्स की मिसालों को देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, दूसरे नंबर पर है रिंगर सॉल्यूशन और तीसरे नंबर पर है नॉर्मल सिलाइन सॉल्यूशन, जिसमें 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। If a solution is placed behind a membrane that is permeable only to solvent molecules and not to the solute molecules, semi-permeable membrane, osmosis occurs as the molecules of solvent passes through the membrane. इस बात को समझने के लिए हम तस्वीर का सहारा लेते हैं, जो कि आपके सामने इसी स्लाइड में मौजूद है। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको बीकर ए में सॉल्यूशन नज़र आएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर हम एक झिल्ली को डाल देते हैं, जो कि आपको सुर्ख लाइंस में नज़र आ रही है। इस झिल्ली को हम सेमी परमिएबल का नाम देंगे, यानी कि ये एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से सॉल्वेंट तो गुजर सकता है, लेकिन ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने में से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास दो हिस्से बन गए हैं, यानी कि जब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर झिल्ली को डाला तो बीकर के दो हिस्से बन गए हैं, एक दायां और दूसरा बायां। तो बाईं इतराफ में जो सॉल्यूशन है, इसमें से जो सॉल्वेंट मौजूद है वो तो आहिस्ता आहिस्ता झिल्ली में से गुजरना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूट हैं वो इसमें से नहीं गुजर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं बीकर बी की तरफ। अगर आप इस बीकर को ज़रा गौर से देखें तो आपको तमाम तर जो सॉल्वेंट है वो दाईं इतराफ में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाईं इतराफ में सॉल्यूट की तादाद वैसी की वैसी ही है, लेकिन सॉल्वेंट की तादाद इंतहाई कम हो गई है। क्योंकि हमने शुरू में यही बात की थी कि इसके अंदर जो झिल्ली डाली जा रही है वो एक ऐसी झिल्ली है जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने की इजाज़त देती है, लेकिन ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को इसमें से गुजरने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। इसी को एक और मिसाल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। If a solution filled membrane is placed in a solution of a higher solute concentration, then its on the solvent can pass in any direction, passes into the more concentrated solution until equilibrium is established on both sides of the membrane. आपने वैसा ही करना है जैसा कि आपको पिछली स्लाइड की तस्वीर में दिखाया गया है, यानी कि आपने एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन डालना है, लेकिन इस वक्त जो हम इसमें सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। अब हम वैसे ही इस बीकर के अंदर एक झिल्ली को डाल देंगे, जो कि अपने अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को गुजरने की इजाज़त देती हो, और इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम ही देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? इस झिल्ली में से सॉल्यूट भी गुजर रहा है और सॉल्वेंट भी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से बीकर की दोनों साइड यानी कि दाईं और बाईं इतराफ में सॉल्यूशन यकसा तौर पर रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद दोनों इतराफ में बराबर रहेगी। ऐसा क्यों होगा? ये जानने के लिए मज़ीद स्लाइड को रीड करते हैं। The pressure responsible to prevent osmosis is termed as osmotic pressure. असल में बीकर की दोनों साइड्स पर सॉल्यूशन को एक जैसा रखने में प्रेशर ही जिम्मेदार होता है, और यही प्रेशर असल में ऑस्मोसिस से
होने से इसको बचाता है, जिस वजह से इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड एंड टीयर्स हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ अ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाला माया हालत का फ्लूइड, जैसा कि खून और इंसानी आंख का आंसू, इन दोनों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम इंसानी जिस्म से बाहर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और इट कैन बी सेड दैट 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड। असल में वो आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर आपने सॉल्यूशन को डालना है तो आप कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? आप डालेंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्योंकि ये वैसा ही सॉल्यूशन है जैसा कि इंसानी खून का और इंसानी आंख के आंसू का, इन दोनों का प्रेशर और इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का प्रेशर एक जैसा होता है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक अच्छा आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये 3 अल्फाज का मरकब है। हाइपो के मैनी डिक्रीज यानी कि कम के हैं, टोनिक के मैनी टेंशन यानी कि खिंचाव के हैं, और सॉल्यूशन के मैनी महलूल के हैं। मजीद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव लेस आयंस एंड इट हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स कंपैरेटिव सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो कि अपने मुकाबले में पाए जाने वाले सॉल्यूशन की निस्बत अपने अंदर कम आयंस और कम ऑस्मोटिक प्रेशर रखता हो। एक और इसकी तारीफ देख लेते हैं। सॉल्यूशंस विद अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स और अ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर कॉमनली कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंतहाई कम होता है, यानी कि इंसानी जिस्म के फ्लूइड की निस्बत जिस सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, इसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम आम तौर पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ही नाम देते हैं। Hypotonic solution has a lower concentration of fluids outside the cell than inside the cell. Hypotonic solutions के अंदर जो सल्यूट हैं वो क्या है? वो खुलिये के बाहर कम तादाद के अंदर हैं, जबकि खुलिये के अंदर उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इस बात को समझने के लिए एक तस्वीर का सहारा लेते हैं। आपको इस स्लाइड में जो तस्वीर दिखाई गई है, इस तस्वीर के 2 हिस्से हैं। ब्राउन कलर वाला हिस्सा इंसानी खुलिये का अंदरूनी हिस्सा है, जबकि बाहर वाला जो नीले रंग का हिस्सा है ये खुलिये के बाहर वाला हिस्सा है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मौजूद है। आपको सब्ज रंग में जो बॉल्स दिखाई गई हैं ये सल्यूट को जाहिर कर रही हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से तमाम दर जो सल्यूट्स हैं वो इनसाइड ऑफ द सेल जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बाहर से खुलिये के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि खुलिये का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, खुलिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा और आखिरकार ये खुलिया फट जाएगा। When a cell dips into a hypotonic solution, water will move into the cell to balance the concentrations of solute inside and outside the cell, causing it to swell and possibly burst. जब भी हम खुलिये को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ऐसी सूरत में सॉल्वेंट यानी कि जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलिये के अंदर जाना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी खुलिये के बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है ताकि वो अंदर और बाहर दोनों तरह के माहौल को बराबर रख सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो पानी आहिस्ता आहिस्ता खुलिये के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में पहले खुलिया फूलना शुरू होगा और आहिस्ता से फिर इसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ये खुलिया फट जाएगा। जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में बिल्कुल वाज़िह तौर पर दिखाया गया है कि बाहर से पानी आहिस्ता आहिस्ता खुलिये के अंदर जा रहा है और खुलिये का साइज़ बढ़ना
शुरू हो जाएगा और आखिरकार एक ऐसा वक्त आएगा कि ये खुलिया फट जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये 3 अल्फाज का मरकब है। हाइपर के मैनी इंक्रीज यानी कि बहुत ज़्यादा के हैं, और टॉनिक के मैनी टेंशन यानी कि खिंचाव के हैं, और सॉल्यूशन के मैनी महलूल के हैं। मज़ीद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। Those are the solutions in which the concentration of the ions and osmotic pressure is greater than its comparative solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर आयंस की तादाद और ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होती है। एक और इसकी तारीफ देख लेते हैं। Solutions having greater osmotic pressure than body fluid is called hypotonic solution, or a 0.9% sodium chloride solution are termed as hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रखता हो, यानी कि इंसानी बॉडी फ्लूइड की निस्बत जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक अच्छा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। Hypertonic solution is one with a higher concentration of solutes outside the cell than inside the cell. Hypertonic solution एक ऐसे solution को कहा जाता है जिसमें solutes की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि खुलिये के बाहर जो solution मौजूद है उस solution के अंदर जब solute की तादाद ज़्यादा होगी और खुलिये के अंदर जो solution है उसमें solute की तादाद कम होगी, तो ऐसे solution को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। When a cell is dipped into a hypertonic solution, water will move outside from the cell in order to balance the concentration of the solute. जब भी हम अपने खुलिये को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ऐसी सूरत में खुलिये के अंदर जो मौजूद पानी होता है वो अंदर से बाहर की जानब आना शुरू हो जाता है ताकि वो सॉल्यूट की तादाद को बराबर कर सके। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि खुलिया अपने अंदर से तमाम तर जो सल्यूट हैं उनको खुलिये के बाहर भेज देता है। तो ऐसी सूरत में खुलिया फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस बात को समझने के लिए तस्वीर का सहारा लेते हैं। तस्वीर जो कि आपको दाईं इतराफ में दिखाई गई है, ये बात बिल्कुल आपको वाज़िया कर रही है कि खुलिये के अंदर से सल्यूट बाहर की जानब जाना शुरू हो गए हैं, और आप ये वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि खुलिये के अंदर सिर्फ 4 सल्यूट हैं जबकि खुलिये के बाहर बहुत ही ज़्यादा सल्यूट हैं। अब हम दाईं इतराफ वाली तस्वीर में चलते हैं और देखने की और जानने की आप कोशिश करें कि कैसे आपको नज़र आ रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हमने अपने खुलिये को डाला तो तमाम तर जो हमारे पास इनसाइड द सेल सल्यूट मौजूद थे वो तो खुलिये के बाहर चले गए और पानी भी साथ ही चला गया। तो अब हमारे खुलिये सिकुड़ गए हैं, श्रिंक होते हुए या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। Hypotonic solution added to body system will lose water and this water will be absorbed by body tissues. It may induce hemolysis of red blood cells. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को जैसे ही हम इंसानी जिस्म के निज़ाम में दाखिल करते हैं तो ऐसी सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो पानी इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली भाप से जज़ब करना शुरू कर देती हैं, और ऐसी सूरत में जब वो इस पानी को जज़ब करना शुरू कर देती हैं तो इंसानी खुलिये फूलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर इंसानी खून के सुर्ख खलियात जब वो इस पानी को जज़ब करना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पहले बड़े होते हैं, फूलना शुरू कर देते हैं और फिर ये मर जाते हैं, यानी कि ये फट जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। A hypertonic solution added to body system will have a tendency to draw water from the body tissue, so it can cause shrinkage of the body tissues and cause complications. जैसे ही आप इंसानी निज़ाम के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को दाखिल करते हैं तो ऐसी सूरत में उसके अंदर पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज जो होते हैं वो इस पानी को अपने खुलियों से
खारिज करने का काम शुरू कर देते हैं। और ऐसी सूरत में ये इंसानी जिस्म की बाफ्तें, इंसानी जिस्म के खुलिये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी पेचीदगियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। Solutions for injection, for application to mucous membranes, and solutions for ophthalmic use must be made isotonic with tissue pollute to avoid pain and irritation. एक ऐसा महलूल जो कि टीके में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा महलूल जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक ऐसा महलूल जो कि इंसानी आँख में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आइसोटोनिक होंगे तो ही ये इंसानी आँख में डाले जा सकते हैं, तभी हम इसको इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर सोल्यूट की तादाद बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले सोल्यूट की तादाद होती है। क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाए जाएंगे तो ऐसी सूरत में इंसान को दर्द भी नहीं होगा और फिर कोई भी तकलीफ वगैरह भी नहीं होगी। The most widely used isotonicity modifiers are dextrose and sodium chloride. सबसे ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें शामिल हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन की 3 इकसाम को डिस्कस किया है, जिसमें शामिल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों इकसाम में क्या फ़र्क पाया जाता है, ये सारी डिटेल हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। पहले नंबर पर लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एक ऐसे महलूल को कहा जाता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक ऐसे महलूल को कहा जाता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग विद अ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मेरे ख्याल में आपने पहले नंबर को बिल्कुल वाज़िह तौर पर जान लिया है कि किस में बराबर होता है, किस में कम होता है और किस में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए, हैव इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट्स की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए, हैव अ लो कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट्स की तादाद कम होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें सोल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है। इसके बाद तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट शो नो अफेक्ट ऑन सेल्स। आइसोटोनिक जो इन्वायरमेंट माहौल होता है वो खुलिये के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता। जबकि हाइपरटोनिक की बात की जाए, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट काज सेल्स टू स्वेल। हाइपरटोनिक माहौल जो होता है ये खुलिये को फुला देता है, उसका साइज बढ़ा देता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा खुलिया हट भी जाता है। जबकि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें काज स्वेल्स टू श्रिंक, हमारा खुलिया अपना पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता खुलिया सिकुड़ना शुरू हो जाता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर नॉट हेल्पफुल ऑन फूड प्रिजर्वेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम खुराक को महफूज करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और ना ही ये मददगार साबित होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात की जाए तो ये भी खुराक को महफूज करने में मददगार साबित नहीं होते।
लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो ये खुराक को महफूज करने के लिए इंतहाई मददगार होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इस तस्वीर में आप वाज़िह तौर पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में फ़र्क देख सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़िह हो जाएगी कि किस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। अगर आप इस तस्वीर को बाईं तरफ से देखना शुरू करें तो आपको सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नज़र आएगा। इस सॉल्यूशन में आप बिल्कुल वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि खुलिये के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंतहाई कम है, क्योंकि सोल्यूट अंदर से बाहर की जानब जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, यानी कि खुलिये के अंदर और खुलिये के बाहर सोल्यूट की तादाद बिल्कुल बराबर है। और इसके बाद अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर खुलिये के अंदर अगर देखा जाए तो सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है, जबकि खुलिये के बाहर सोल्यूट की तादाद बिल्कुल कम है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन फार्मेसी, अद्वियात के शोबे में आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या अहमियत है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सब जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम फिजियोलॉजी के तजर्बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बाफ को ग्रो करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को मतवाजन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इंसानी हालत को बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पर है फॉर मेडिकल पर्पस आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू फ्लश द वॉन्स। इंसानी जख्म को धोने के लिए भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं और इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है नॉर्मल सलाइन इज आल्सो यूज्ड आईवी फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ऑरली। ऐसे मरीज जो कि मुंह की मदद से खुराक को नहीं ले पाते, फ्लूइड्स को नहीं ले पाते, तो ऐसे मरीजों को हम उनकी बरीदों के ज़रिए खुराक को पहुंचाने का काम करते हैं, ख़ास तौर पर महलूल वगैरह को। तो इसके लिए भी हम नॉर्मल सलाइन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर है सलाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर नेजल वॉशेस टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। सर्दी के चंद एक अलामात को दूर करने के लिए नाक को साफ करना पड़ता है, तो नाक को धोने के लिए जो नमक वाला पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सलाइन का नाम देते हैं। अगर आप इनके अलावा भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कोई एप्लीकेशंस को जानते हैं, कोई इस्तेमाल को जानते हैं, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है, ताकि मज़ीद लोग भी आपकी एप्लीकेशंस के बारे में जान सकें।